मेरा नाम दीपिका है। यह कहानी मेरी बेटी और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं जब विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी करा दी। एक ऐसे व्यक्ति से करा दी जिसका पहले से ही एक बेटा और मेरे पास एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड के चादर साफ़ करती, दिन प्रतिदिन चेंज कर देती, फिर मुझसे छुपाकर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही विनती निकले, हे भगवान, ऐसा मंजर कभी किसी माँ बाप को ना दिखाएं, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा, मैं मेरी शादी के 2 साल बाद विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल से भी कम थी, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ, जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ मर चुकी थी और मेरे पिता, उनको तो बेटी की चाहत ही नहीं थी, इसलिए वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे और हमेशा ही मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी क्षतियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। बस इसी कारण मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मार्केट में मौके पर मौत हो गई। वह भी मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम न था। मुझ पर तो परेशानी के पहाड़ ही टूट पड़े। या कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं मानते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी, मैं ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गए। मेरे माँ बाप भी मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले मैं बहुत रोती थी। फिर बहुत दिन बाद मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास एक बेटी थी। हम दोनों इसलिए हम शादी हो गई, वरना मेरी एक रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह चलने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की और अभिषेक 15 साल का। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वह भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति, उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें जकड़ रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर ही उजड़ गया हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन हम सब सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई और डर गई थी।
मैंने देखा यह आवाज़ तो अभिषेक के कमरे से है। मैं उसके कमरे में वहाँ जाकर देखा तो मैं देखती ही रह गई। देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अभिषेक तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैं जाकर देखा तो अभिषेक वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। उसकी जान बच गई क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैं ईश्वर से धन्यवाद किया। यह तो अच्छा हुआ कि किसी को कोई चोट नहीं लगी। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाते। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा बनवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। छत गिर चुकी थी और हमें उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। दो लोग भी बहुत मुश्किल से आ पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति के घर में 3 ही कमरे बनाए थे। यूं तो हम 3 लोग के हिसाब से ठीक है, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते, गुजारा तो करना ही था। अब मेरा बेटा बेटी एक कमरे में, लेकिन आज अदिति क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैं उसको भी उठा नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई कि उसको क्या हो गया। मैं अभिषेक से बोली, डॉक्टर को घर बुलाओ। डॉक्टर ने कहा कि बेहोश हो गई है लड़की, काफ़ी कमज़ोर है, खून का भी कमी है। कोई भारी काम मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल अच्छा खाना, ठीक हो जाएगी। तो मैं उसके पास गई और मैं उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर और मैंने आकर देखा तो कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं था। मैं बाहर जाकर उसको देखा तो वह उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठ अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो। कुछ खाओ पियोगी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे यह चादर ज़रूर धोनी है। बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा, अचानक से ही चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतना तो चादर गंदा नहीं था जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। थोड़ी देर के लिए बस सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैं हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। उस दुकान पर ज़्यादातर बच्चे ही आते थे।
दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा, आज मैं थक गया हूँ, और अदिति पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैं भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद ही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहले शादी का ताना नहीं दिया था, और मेरी बेटी को हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैं भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह घर में अकेला ही रहता, हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम कहाँ जाते। काम भी अच्छे तरीके से करता। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वो मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि अदिति फिर से बेहोश हो गई। इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैं डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही बात की, आराम करने को कहा था। एक को खाने में क्या खिलाया था मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वहीं दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक रहना कोई आम बात नहीं है। सख्ती से सारी बात बताए और कुछ देर बाद तो चले गए। फिर जब अदिति कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बेड की चादर धो रही थी। इस बार मैंने उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी हुआ सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। ये सब क्या हो रहा था? वही सब क्यों कर रही थी? जब मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से ऐसा कर रही थी, और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक ही साथ ही पले बढ़े हैं। उन दोनों में तो मोहब्बत थी। क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब हो रही थी। मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। कमज़ोर तब होते हैं जब बच्चा पैदा करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, लेकिन जवान लड़की यूं बेहोश होने लगे, या तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन चादर धोकर छत पर सुखा रही थी और मुझे देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं। मैं रसोई से खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। मैं भी उसको ऐसा एहसास नहीं जैसे मुझको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर धो दिया ताकि मुझे कुछ पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं। यह मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई की दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता, सिर्फ बच्चे की गोलियां और टॉफ़ी
क्या लेने आते थे, जो 5-10 रुपए देकर चले जाते। एक दिन बाद फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा अभी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तह करके अपने कमरे में ले आई। उसे खोलकर देखा ना था कि ऐसा क्या लगा होता था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैं चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो दिख गई, पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी। सोचती रही थी सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं बेटी और बेटा की हरकत पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन बैठी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। तब तक मेरी बेटी को ही पता चल गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान हो। उसने कहा कि मम्मा कहाँ है, तो मैंने उससे कहा कि वह तो मैंने धो दिया है। वह मेरे पास से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो यह सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तो मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे, घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और उसने कुछ बहुत ही नाचली किस्म की बिल्लियों के बच्चे रखे हुए थे। 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें इन बच्चों को संभालने का काम दिया और काम के बहुत सारे पैसे दिए। भैया भी पूरा दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए इन बिल्लियों के बच्चों को कमरे में लाते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह बेड पर लगे हुए थे, जिसको मैं सुबह को धो देती थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। भैया का दोस्त बहुत अमीर है और वहीं काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था और आज वो बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि आपको उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उससे कमरे की छत ढलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन दिला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया। यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।